मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले कई लेक्चर में किस विषय में क्या रोजगार के अवसर हैं, इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। खास करके हम लोगों ने देखा हिंदी में, दूसरे विषयों में, और लेकिन एक बात जो सामने आई कि सबसे ज़्यादा जो करियर लोग चुनते हैं या जो चाहते हैं, सॉट आफ्टर करियर है, जो सिविल सर्विस का करियर है। सिविल सर्विस यानी एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें आप लाखों छात्र अपीयर होते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं। इसका क्या कारण है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से साथ ऐसे हैं जो उसके सिविल सर्वेंट के पास जो पावर है या जिस उसके साथ अन्य जो चीज़ें जुड़ी है उसको देखकर उसमें बैठना चाहते हैं, तो उनको दिक्कतें होती है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स का नेचर को समझता है, उसकी आवश्यकता को समझता है, क्या सिविल सर्वेंट का कार्यशैली है, कैसे निर्णय लिया जाता है, किस परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, उसको समझते हैं, उन्हें सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या वो गुण है? और ख़ास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एक दौर आया है, बदलाव का दौर आया है, हर चीज़ को नए नज़रिए से देखा जा रहा है। कई ऐसे फैक्टर आ गए जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जिस तरह से एनजीओ है और एमएनसीज हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के पहले नहीं था। इसके आने के बाद सिविल सर्विस एक नई चुनौती के साथ गुजर रहा है। तो उसके चुनौतियों के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, उसको कैसे टैकल किया जाए। अगर उसको बैलेंस करते हुए आप टैकल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स अधिक आएंगे और आप क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज जो हम लोगों ने 4 लेक्चर की श्रृंखला रखी है, उसमें सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते दौर में सिविल सर्वेंट का क्या रोल है, क्या उसकी कार्य करने की शैली है, क्या विशेषताएं हैं, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। इस सब बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। और चर्चा के लिए जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश झा स्टूडियो में हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भारत में किस तरह से देखा जाए, उस पर भी इनकी नज़र होती है। तो दोनों स्थितियों पर सिविल सर्वेंट्स की कार्यशैली और पॉलिटिकल कंपल्सन के अंदर कैसे सिविल सर्वेंट काम करें, उन विषयों पर इनकी गहरी रुचि है और पकड़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बताएंगे वो हम लोग को यह तय करने में कि सिविल सर्विस एज ए करियर को चुनाव किया जाए या नहीं, काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर झा को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। जो आज का जो मुद्दा है बहस का, प्रशासक की बदलती हुई भूमिका, खास करके भारत के पृष्ठभूमि में ये सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी भूमिका यदि आप लोकतांत्रिक ढांचा के भीतर तय कर रहे हों तो बिल्कुल ही पूरी जो चर्चा है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। और भारत में ये खास करके इसीलिए महत्वपूर्ण है, जो भारत में जो पूरी प्रशासनिक ढांचा है वो कोई स्वतंत्रता के बाद नहीं रखी गई उसकी नींव, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो एक लंबे अरसे तक जो औपनिवेशिक शासन रहा, उस शासन के दौरान भारत की जो प्रशासनिक तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसकी पूरी रूपरेखा तय हुई थी। लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है और कोशिश किया गया है जो भारत के भीतर जो चुनौतियां आ रही हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन चुनौतियों से कैसे जूझें यहाँ के प्रशासक और प्रशासक वर्ग। ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है। खास करके जो 2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए भारत के भीतर, एक 1966-70 का जो समय था उसमें, और दूसरा अभी 2005 में। दोनों ही जो आयोग बने उसका मुख्य उद्देश्य था जो पूरी प्रशासनिक ढांचा को इस अनुरूप बदलें, ताकि जो नई चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों को वो ढंग से उसका सामना कर पाए। वो हम आगे देखेंगे जो किस हद तक उन सुधारों के बावजूद हमारी समस्याएं बनी रही हैं, और हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं जो पूरी प्रशासनिक तंत्र को एक नए दृष्टिकोण और एक नए परिस्थिति में किस तरह से हम ढालें। लेकिन जो प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र जो है या प्रशासक जो है, उसकी जो बदलती हुई भूमिका है लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में,
चेंजिंग रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल उठता है, जो 1950 ईस्वी में जब भारत एक गणतंत्र के रूप में अपने आप को घोषित किया और एक संविधान की रचना हुई, जिसमें कि उसके प्रियम्बुल में ही लोगों को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई, और एक उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नियोजित आर्थिक विकास। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो पूरी प्रशासनिक तंत्र है उस पर एक तरह से बहस छिड़ गई, जो किस तरह की प्रशासनिक तंत्र भारत को चाहिए। दुनिया में तरह तरह के मिसाल थे, खास करके जो पश्चिम के जो विकसित देश थे, लोकतांत्रिक देश थे, उन देशों में प्रशासन जिस तरह से चल रहा था, लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर जिस तरह से प्रशासनिक ढांचा का संचालन हो रहा था, वो हमारे सामने एक था मिसाल के रूप में। लेकिन फिर भी भारत की जो परिस्थिति थी वो उन देशों से भिन्न माना गया। एक विकासशील और विकसित देश जिसकी आर्थिक विकास की जो चुनौती थी वो काफी जटिल थी। भारतीय समाज की जो संरचना थी वो बहुलवादी थी, प्लुरलिस्ट थी, जो कि पश्चिम के समाज से बिल्कुल भिन्न थी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा महसूस किया गया, जो पश्चिम के जो देश हैं, केवल उन देशों का यदि हम अनुसरण करें, नकल करें, तो शायद भारत अपनी समस्याओं से जूझ नहीं पाएगा। और इसीलिए ये बहस एक तरह से कहा जाए तो शुरुआत होती है पूरी प्रशासनिक तंत्र के ऊपर। भारत के भीतर जो परिचर्चा हुई है पिछले 6 दशक में, उसकी शुरुआत उसी समय होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बहस उस समय हुई, जो लोग अभी भी याद करते हैं, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल। इन दोनों के बीच की जो बहस हुई, क्योंकि पटेल चाहते थे जो औपनिवेशिक जो तंत्र थी, प्रशासन की तंत्र, जो उस समय कहा जाता था ICS, इंडियन सिविल सर्विस, उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि उसको कहा गया था स्टील फ्रेम ऑफ द राज। जो औपनिवेशिक साम्राज्य जो थी, अंग्रेजी हुकूमत जो थी, उसका कहा गया था ये स्टील फ्रेम है, जो स्टील का बना हुआ एक ढांचा ऐसा है जो कि उसके बचाव, उसके रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इसीलिए पटेल मानते थे जो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो अस्थिर परिस्थिति है, उसमें इस स्टील की जो ढांचा है, जो औपनिवेशिक ढांचा है, उसको हम बरकरार रखें, उसमें जो भी सुधार हो वो सुधार करें, लेकिन इसको हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनका कुछ दृष्टिकोण भिन्न था। उनका मानना था जो ये तंत्र ही स्थापित हुआ था भारत के ऊपर शासन करने के लिए। अंग्रेजों ने इस तंत्र की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों को अपने अंदर रखने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए। और सामाजिक आर्थिक विकास उनका उद्देश्य नहीं था। उनका 2 उद्देश्य था, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, जो किस तरह से मालगुजारी वसूल किया जाए, और दूसरा उनके ऊपर कानून व्यवस्था चलाया जाए। और इसीलिए आपको जानना चाहिए, जो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कहा जाता था कलेक्टर, क्योंकि वो कलेक्शन करता था केवल मालगुजारी का, रेवेन्यूज का। तो इस तरह की जो भूमिका तय की गई थी अंग्रेजी हुकूमत के भीतर, उस भूमिका से नेहरू बिल्कुल ही खुश नहीं थे, और मानते थे जो क्योंकि भारत में अब एक लोकतंत्र है, हम एक गणतंत्र हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो संविधान में है, उन मूल्यों के आधार पे हमारी प्रशासनिक तंत्र चले, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम होगा जो हम इस पूरे ढांचा में परिवर्तन लाएं। और यही एक बहस का मुख्य मुद्दा था पटेल और नेहरू के बीच। लेकिन आपको पता ही होगा, जो इस बहस के बावजूद जो प्रशासनिक तंत्र थी उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं आया। ये जरूर है जो नेहरू ने कोशिश किया इस प्रशासनिक तंत्र को पूरे लोकतांत्रिक परिवेश में ढालने के लिए। इसीलिए जहां एक तरफ ICS का जो परंपरा थी, ICS की, इंडियन सिविल सर्विस, जो अंग्रेजी हुकूमत का देन था, उसी परंपरा के अनुसार इसके नाम बदल दिए गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। लेकिन मुख्य रूप से वही कार्यशैली, वही व्यवहार वादी जो दृष्टिकोण था, उसी अनुरूप ये ढांचा चलता रहा। जबकि भारत के भीतर संविधान के तहत एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और विभिन्न राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो भारत के प्रशासन के लिए लोगों का
लोगों की नियुक्ति, और इस नियुक्ति की क्या परंपरा होगी, क्या व्यवस्था होगी, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्या उनसे अपेक्षा की जाएगी, ये सब एक मुद्दा रहा। लेकिन मुख्य रूप से जो ढांचा था, ढांचा के स्तर पे यदि कहें, स्ट्रक्चरल जो फाउंडेशन था वो बरकरार रहा इंडियन सिविल सर्विस का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जो प्रधानमंत्री नेहरू क्योंकि इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और आमूल परिवर्तन न होते देख उन्होंने कम से कम 2-3 चीजें की, जिसमें कि उसको लोकतांत्रिक परिवेश में इसके संबंध स्थापित करने की कोशिश की। और उसी तहत आप को जानना चाहिए, जो भारत के भीतर जो पंचायती राज व्यवस्था की गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ और तरह तरह के प्रयोग हुए, जिसके माध्यम से एक विकासवादी प्रशासन, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में कहा जाता है, उस विकासवादी प्रशासन के तहत इसको जोड़ा गया लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। लेकिन कोई आमूल परिवर्तन संरचनात्मक स्तर पर इस पूरे प्रशासनिक ढांचे में हम होते हुए नहीं देख रहे हैं उस समय। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कुछ सवाल उभर कर सामने आए, एक तरह से कहा जाए तो एक बहस छिड़ी, जो हम यदि इसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर किस स्तर पर, किस रूप से इनके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक है जिसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट मतलब उनका चयन या उनकी जो भर्ती है वो कैसे हो, उसका क्या प्रक्रिया हो, क्योंकि उसमें भी तरह तरह के उदाहरण दुनिया में रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों में, जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहां तो बिल्कुल ही अलग ढांचा रहा है, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं, तथाकथित लोकतांत्रिक देश, उनमें भी कोई एक रूप का नियुक्ति की परंपरा नहीं रही है, तरह तरह के प्रावधान हैं। उदाहरण के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर जो नियुक्ति की परंपरा है वो बिल्कुल ही भिन्न है, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं एक राजनीतिक परंपरा है नियुक्ति की। जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उन्हीं के साथ पूरी प्रशासन आती है और उन्हीं के साथ पूरी प्रशासन चली जाती है। एक तरह से कहा जाए तो वो एक राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। और इसीलिए जो रिक्रूटमेंट है उसका कोई आयु सीमा नहीं है, जैसे भारत में है और इंग्लैंड में है और बाकी देशों में है। इनफैक्ट उसमें ये उम्मीद की गई है जो राजनीतिक सलाहकार के रूप में एक तरह से कार्य कुशलता, उनकी जो क्षमता, उनकी जो विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज, वो महत्वपूर्ण है। उनकी आय महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए अमेरिका के प्रशासन में जहां एक तरफ कॉरपोरेट वर्ल्ड के भी लोग आते हैं, मैनेजरियल स्किल के भी लोग आते हैं, तकनीकी क्षेत्र से भी आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी आते हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो जो राजनीतिक सलाहकार और प्रशासन दोनों की भूमिका में वो रहते हैं। तो एक उदाहरण अमेरिका का रहा है, जो कि एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रशासनिक तंत्र है। उसका जो कमिटमेंट है, एक तरह से जो उसकी जो वचनबद्धता है, वो राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति और एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक विचारधारा के साथ होती है, संविधान के साथ नहीं होती है। वहीं दूसरी परंपरा जो कि यूरोप में, खासकर से इंग्लैंड में है, और फ्रांस में भी कुछ मिलता जुलता, लेकिन फ्रांस की व्यवस्था फिर भी थोड़ी इससे भिन्न है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो ब्रिटेन की व्यवस्था, जो कि भारत के भीतर आप पाते हैं, जो पूरी ब्रिटिश जो सिस्टम था वो भारत के भीतर लाया गया था, और वही व्यवस्था एक तरह से कहें तो आज भी हम चला रहे हैं। उसमें है जो एक शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई प्रशासन की व्यवस्था है, और राजनीति से बिल्कुल ही इसको अलग रखने की कोशिश की गई है, जिसको कहा जाता है न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता। जो शासक तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो तटस्थ रहेगा। कोई भी विचारधारा, राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ से उनका कोई सरोकार नहीं होगा। उनका यदि संबंध होगा तो केवल संविधान और संविधान के जो मूल्य हैं और जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है उसके प्रति उनकी वचनबद्धता होगी, किसी व्यक्ति के प्रति वचनबद्धता नहीं होगी। ये जो न्यूट्रल सिविल सर्विस की जो बात है, जिस तरह से ब्रिटेन में इसकी परंपरा रही है, ठीक उसी अनुरूप भारत ने भी इस परंपरा को अपनाया है, स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी आप कह सकते हैं। बाद में एक बहस चली 70 के दशक में, जबकि कहा गया ये तटस्थता जो है,
जो राजनीतिक तटस्थता की बात की गई है प्रशासन के लिए, प्रशासनिक तंत्र के लिए, वो एक भ्रम है, मिथ्या है। राजनीतिक तटस्थता नहीं हो सकती है। और इसीलिए उस समय एक नारा दिया गया कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का, एक वचनबद्धता वाली प्रशासन जिसमें कि कमिटमेंट हो। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री थे जगजीवन राम, उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की गई थी। तो एक सवाल ये उठता रहा है जो किस तरह के प्रशासनिक तंत्र भारत के लिए उपयुक्त है। अमेरिका का एक उदाहरण है, ब्रिटेन का दूसरा उदाहरण है, फ्रांस का एक तीसरा उदाहरण है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, एक तरह से मिश्रण है, समन्वय है ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम के बीच का, जिसमें कि न पूर्ण रूप से तटस्थ है न पूर्ण रूप से राजनीतिकरण हुआ है अमेरिका की तरह। तो एक सवाल ये था। दूसरा था जो किस तरह से भारत के संदर्भ में जो रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कल्पना हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत की एक जो समाज है उसकी जो ढांचा रही है वो बिल्कुल ही भिन्न रही है। यहाँ के समाज में देखा गया था जो स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसमें खास वर्ग और जात और क्षेत्र के लोग प्रशासन में हावी थे। और एक तरह से कहा जाए तो समाजशास्त्री जिसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी, वो सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर, क्योंकि उनके एक जनरेशन उनके पिता या उनके जो पितामह, उनके जो ग्रैंडफादर यदि प्रशासन में रहे तो स्वाभाविक रूप से उनका जो अगला जो ये होगा वो भी प्रशासन में जाते थे। तो एक तरह से ये जो सांस्कृतिक मूल्य का सवाल था, कल्चरल कैपिटल को, इसको कैसे हम तोड़ें ताकि समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस प्रशासन में हो, ताकि ये प्रशासन पूरे समाज से अपना संबंध स्थापित कर पाए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, जो कि इसमें एक तरह से एक विवाद भी था, क्योंकि जो पूरी नौकरशाही है उसके भीतर जो कल्पना की गई है वो की गई है जो उसमें एक एकरूपता होगी, मूल्य की एकरूपता होगी, संस्कृति की एकरूपता होगी, चिंतन की एकरूपता होगी। लेकिन इस तरह से यदि उस प्रशासन को आप बहुलवादी कर देंगे तो फिर वो प्रशासन की जो कार्य कुशलता है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हुआ जो किस तरह से इस प्रशासन को हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, जो कि प्रतिनिधित्व करे पूरे समाज के विभिन्न मूल्यों का। तो इसी संदर्भ में संविधान में आरक्षण के भी प्रावधान किए गए और कहा गया कि जो समाज के ऐसे वर्ग जो कि पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए संभव नहीं है जो अभी के परिस्थिति में बाकी लोगों के साथ वो प्रतिद्वंद्विता कर पाए, जिसके कारण उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए ताकि समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग इस प्रशासन से जुड़ें और समाज के साथ एक तरह से कहा जाए तो एक संबंध स्थापित करें। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल उभर कर सामने आया। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो एक तरह से कहा जाए तो जो लोकतंत्र की जो पूरी जो परिकल्पना है वो रिप्रेजेंटेशन पे है, लेकिन फिर उसका किस तरह से हम जो बैलेंस है उसका संतुलन बनाएंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसकी कार्य कुशलता के साथ। और यहां पर सवाल छिड़ गया मेरिट वर्सेस रिप्रेजेंटेशन, जो किसको हम तरजीह दें। हम मेरिट को तरजीह दें, जो परीक्षा या अन्य माध्यम से जो हम तय कर रहे हैं जो कौन सक्षम है इस तंत्र में आने के लिए, हम उसको तरजीह दें, या समाज की जो अन्य मूल्य हैं और समाज की जो अन्य हमारी वसूल है उसको हम महत्व दें। तो मेरिट वर्सेज एफिशिएंसी की बहस एडमिनिस्ट्रेशन में उसी समय शुरू हुई जो अभी तक जारी है। जो तीसरा मैंने अभी बताया, न्यूट्रलिटी और कमिटमेंट, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या ये तटस्थ रहे या इसकी वचनबद्धता हो। फिर एक और जो सवाल उभर कर सामने आया वो स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का, जो क्या ये जो नौकरशाही में जो लोग आएंगे वो किस तरह के लोग लाए जाए, जो स्पेशलिस्ट हों, जो अपने क्षेत्र के ज्ञाता हों, उसमें वो विशेषज्ञ हों, उनको विशेष ज्ञान हो, या एक जनरलिस्ट हो जो एक तरह से कहा जाए जो हर चीज के बारे में थोड़ी ज्ञान रखता हो। क्योंकि भारत के प्रशासन
जो है वो हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इसमें किस तरह की चुनौती आएगी इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकता है। तो एक जर्नलिस्ट जिसको कि हर तरह के मौके, हर तरह की परिस्थिति में काम करने का अनुभव हो, वैसा उसका दृष्टिकोण हो, वैसा जर्नलिस्ट प्रशासक भारत को चाहिए या स्पेशलिस्ट चाहिए। यहां पर भी उदाहरण थे जो कि मैंने अभी बताया, अमेरिका और बाकी देशों में स्पेशलिस्ट प्रशासक की बात की गई है। इसीलिए वहां जब प्रेसिडेंट की चुनाव होती है तो राष्ट्रपति के साथ जो प्रशासन आता है वो स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको राष्ट्रपति अपने सलाहकार और अपने प्रशासन की जो उनकी जो ढांचा होती है उसमें उन्होंने वो जगह देते हैं। लेकिन ब्रिटेन और बाकी जगह एक जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात की गई, और भारत के भीतर जो आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस, वो भी इसी ढांचे पे बना हुआ था। इसीलिए हम पाते हैं स्वतंत्रता के बाद भी जो हमने व्यवस्था किया जिस प्रशासन की, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होती रही है, वो भी एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ही हम प्रोत्साहन देते हैं। और इसीलिए जो सबसे गौर करने की चीज है, जो भारत के जो प्रशासन तंत्र में आने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो लोगों की जो शैक्षणिक योग्यता जिसकी अपेक्षा की जाती है, वो है एक जर्नलिस्ट की। और इसीलिए जो मिनिमम, जो न्यूनतम शिक्षा जो उम्मीद की जाती है वो है ग्रेजुएशन का। कि कोई भी ग्रेजुएट यदि भारत के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय व्यवस्था से यदि कोई ग्रेजुएट हो तो वो एक तरह से अपनी न्यूनतम जो शिक्षा, अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करता है, और वो इस भर्ती के लिए काम सक्षम है, भर्ती के लिए वो परीक्षा दे सकता है। तो एक तरह से भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर ग्रेजुएशन का यदि हम रखते हैं न्यूनतम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो कहने का मतलब वो एक जर्नलिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो साइंस में ग्रेजुएट हो या सोशल साइंस में ग्रेजुएट हो या ह्यूमैनिटीज में हो या कॉमर्स में हो या किसी भी, चाहे वो कानून में हो, यदि वो ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं तो कहने का मतलब यदि वो 15 साल शिक्षा, भारत की जो उदारवादी, जो लिबरल एजुकेशन जिसको कहा जाता है, जिसमें कि एक तरह से हम एक नागरिक, केवल शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे नौकरी के बाजार में उनको भेजने का नहीं रहता है, बल्कि एक नागरिक के हैसियत से जो हम उनको तैयार करते हैं, उसी हैसियत से वो भारत के प्रशासन में भी आने के लिए हकदार हो जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो हमने जनरलिस्ट के पक्ष में अपनी राय रखी शुरू से। अब सवाल उठता है, जो ये जब हम तय किए संविधान के बनने के बाद और स्वतंत्रता के बाद, तो ये प्रशासन भारत के भीतर काम करना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा महसूस किया गया जो ये प्रशासनिक तंत्र कई समस्याओं से जूझ रहा था उस समय। जो 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आए वो इस तरह के थे। एक तो इनका क्लास बैकग्राउंड, जो इनकी जो वर्ग के स्तर पर जो इनकी जो आधार थी, वर्गीय आधार आप कह सकते हैं, जो खास विशिष्ट समाज के विशिष्ट वर्ग से वो इस प्रशासन में आ रहे थे। वो कौन सा वर्ग था? वो मुख्य रूप से ऐसा वर्ग था जो कि शहरों में रह रहा भारतीयों का एक वर्ग था, जो कि अंग्रेजी शिक्षा से परिचित वर्ग था, जो अंग्रेजी भाषा में निपुण था, और एक ऐसा वर्ग था जो भारत की जो समाज की जो 80% जो जनता थी उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन की जो समस्याएं थी उससे परिचित नहीं था। और तो ऐसा महसूस किया गया यदि ये इसका वर्गीय आधार है तो फिर इनका यदि भर्ती होता है तो भर्ती के बाद इनमें हम परिवर्तन लाएंगे, इनके चिंतन में परिवर्तन लाएंगे, इनकी संस्कृति में परिवर्तन लाएंगे, कल्चर, जो वर्क कल्चर है, इनकी पूरी सोच में हम परिवर्तन लाएंगे। और ये परिवर्तन का जो स्रोत होगा वो होगा इनका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से हम परिवर्तन लाएंगे उनके सोच में, उनके सामाजिक आधार में, उनकी विचारधारा में। और फिर वो समाज के किस वर्ग से आ रहे हो यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो प्रशासन में आएंगे और उनको एक बढ़िया सुनियोजित ढंग से यदि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो भारत की जो समस्या है उसके लिए वो तैयार रहेंगे, और समाज के हर वर्ग के साथ, हर धर्म के साथ, हर भाषा के साथ, हर क्षेत्र के साथ वो अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये एक तरह से अपेक्षा थी, और ये ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण है, उस पर काफी भरोसा किया गया था। तो एक समस्या जो था वर्ग का, वो एक तरह से
प्रशिक्षण के माध्यम से इसका समाधान ढूंढा गया। जो दूसरी समस्या थी वो थी जो नई ढांचा, जो लोकतांत्रिक ढांचा में इसका जुड़ाव, किस तरह से ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो पहले आईसीएस होता था, इसका जुड़ाव कैसे हो। क्योंकि पहले का जो कॉन्सेप्ट था, जो पहले जो अवधारणा थी प्रशासक की, वो था पब्लिक सर्वेंट की नहीं थी, पब्लिक ऑफिसर की अवधारणा थी। कहने का मतलब जन सेवक नहीं होते थे, वो बेसिकली ऑफिसर होते थे, जनता के ऊपर शासन करने वाले होते थे, पब्लिक ऑफिसर। अब ये जो ट्रांजिशन था, केवल नाम के लिए ट्रांजिशन नहीं था, बल्कि एक तरह से इसके अर्थ में ट्रांजिशन था। जो पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि जो आईसीएस थे उनको ये बताया गया था जो भारत के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन जो नया जो ढांचा था उसके तहत ये उम्मीद की गई थी जो ये प्रशासक भारत के ऊपर प्रशासन चलाएंगे नहीं, बल्कि ये सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, जनता की सेवा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेवा के लिए। तो इसमें कैसे परिवर्तन है, ये जो बिहेवियरल जो पैटर्न है, तो इसमें भी उम्मीद की गई जो ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहस हुई कि इस पैटर्न में लाने के लिए ट्रेनिंग के अलावा और क्या चीज चाहिए, इनका शासक तंत्र से कितना दूरी रखा जाए। जो न्यूट्रलिटी और कमिटमेंट की बात अभी हम किए थे, तटस्थता और वचनबद्धता, इस दोनों के बीच जो बहस थी पुनः एक बार छिड़ गई। जो क्या राजनीति से इनकी दूरी महत्वपूर्ण है या राजनीति के साथ इनका जुड़ाव महत्वपूर्ण है। जो न्यूट्रलिटी है वो उनका दूरी बनाता है और जो कमिटमेंट है वो इनके साथ जुड़ाव बनाता है। ऐसा महसूस किया गया जो ये जो पब्लिक ऑफिसर से जो पब्लिक सर्वेंट की जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, इसमें तटस्थता और दूरी नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि लगाव महत्वपूर्ण है। जब जितना वो राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ेंगे, जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो करीब आएंगे, उसी अनुरूप वो महसूस करेंगे जो उनकी भूमिका भी बदल रही है। जिस तरह से राजनीतिक का दायित्व है जनता के प्रति, ठीक उसी तरह से इनका भी दायित्व जनता के प्रति होगा। इनका दायित्व अपने बॉस के प्रति नहीं होगा, विभागीय कानून के प्रति नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें महसूस की गई जो महत्वपूर्ण है भारत के लिए, जो कैसे इनके कल्चर में, इनके ओरिएंटेशन में, इनके थिंकिंग में बदलाव लाया जाए, इनकी सामाजिक आधार और वर्गीय आधार में परिवर्तन लाया जाए। और इसी सब को ध्यान में रखकर 1966 ईस्वी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया, प्रशासनिक सुधार आयोग। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था, वो पहला था आयोग। दूसरी बार जो आयोग आया वो 2005 में आया है, जो अभी भी एक तरह से उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो प्रशासनिक आयोग आया, वो महसूस किया जो भारत के प्रशासन में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। समस्याएं अनेक हैं। जो सबसे बड़ी समस्या उस समय महसूस की गई, वो महसूस की गई जो भारत जो एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, प्लानिंग, नियोजित जो आर्थिक विकास हो रहा है, उस संदर्भ में यहाँ की जो प्रशासन तंत्र है उसकी भूमिका बदलनी चाहिए, जो नहीं बदल रही है। और उसके पीछे जिम्मेवार माना गया बहुत चीजों को, जिसमें कहा गया भ्रष्टाचार, जिसको करप्शन कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जो किस तरह से उत्तरदायित्व की नई जो अवधारणा है वो इसके भीतर आना आवश्यक है। जो तीसरी बात महसूस की गई, वो महसूस की गई जो इसकी जो पूरी संस्कृति है, कल्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बदलाव की जरूरत है। वो कल्चर अभी भी जो औपनिवेशिक संस्कृति था वही चल रहा था। और चौथा, जो मैंने पहले बताया, जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की गई थी, वो रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जहां एक तरफ उसके उसकी कुछ अच्छाइयां हैं तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी पैदा करती हैं। उन समस्याओं से कैसे जूझा जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस जो आए वो बेसिकली 3 स्तर पर इसको देखने का कोशिश की। एक तो ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक ढांचे के आधार पर, दूसरी इसकी संस्कृति के जो है पृष्ठभूमि उसके आधार पर, और तीसरा जो इनका जो चिंतन है, इनका जो मनोबल है उसके आधार पर। तो ये 3 चीजों को महत्व दिया गया पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में, जो 1966-70 में आया। लेकिन हम पाते हैं जो इन तीनों चीजों के बावजूद
इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताया था, जो पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण है, और भारत की जो प्रशासनिक तंत्र है उसको जानने के लिए महत्वपूर्ण है, वो है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रमोशन। एक तरह से कहा जाए नियुक्ति, इनका ट्रेनिंग, और तीसरा है इनका प्रमोशन। तो चयन, प्रशिक्षण और इनका प्रमोशन। तो ये 3 चीज महत्वपूर्ण माना गया उस समय भी, आज भी ये महत्वपूर्ण माना गया। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे जो ये 3 चीजें किस तरह से भारतीय प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित करता है और क्या प्रावधान रही है। जैसा कि मैंने बताया, जो रिक्रूटमेंट का जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान के तहत उसके प्रावधान हैं, और वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन समय समय पर प्रशासन के भीतर जो रिक्त जगह होती है उसको भरने की कोशिश करती है। और जो चयन का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए तो ट्रांसपेरेंट भी है और ट्रांसपेरेंट नहीं भी है। ट्रांसपेरेंट इस तरह से है जो लोगों को पता है जो किस तरह से ये भर्ती होती है। पहले आपको मैंने बताया जो न्यूनतम जो इसकी जो क्षमता रखा गया है वो रखा गया है, जो कोई भी ग्रेजुएट हो, भारत के किसी विश्वविद्यालय से हो, किसी विषय में हो, वो इस नौकरी के लिए सक्षम है, परीक्षा देने के लिए सक्षम है। लेकिन उसके बाद 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक कहा जाता है उसको प्री एंट्री टेस्ट, जिसको कि आप कह सकते हैं जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया प्री एंट्री टेस्ट। यदि आप ग्रेजुएट हो गए तो आप प्री एंट्री आप क्वालिफाई कर गए, आप एलिजिबल हो गए। दूसरा हो गया जो प्री एंट्री के बाद जो रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसमें भी 2-3 स्टेजेज में होता है। एक होता है जो शुरू में एक बहुत बड़ा जो तबका है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है दौड़ से, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। और जब वो तबका निकल जाता है तो फिर एक ऐसा परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके तहत जांच की जाती है, टेस्ट ली जाती है उनकी क्षमता, ऐसी क्षमता जो कि मैंने पहले ही कहा था एक जनरलिस्ट की हैसियत में, जो कि हर तरह के विषय, हर तरह के परिस्थिति से वो परिचित हैं या नहीं हैं, इस विषय की जांच होती है उस परीक्षा के माध्यम से। आधार वही होता है जो विश्वविद्यालय में उनको शिक्षा मिली है, लेकिन उस शिक्षा के माध्यम से ये जांचने की, मापने की कोशिश की जाती है जो वो पूरे भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में जो भी समस्याएं आ सकती हैं, उन आवश्यकता और चुनौतियों से वो परिचित हैं या नहीं है। ये एक उद्देश्य होता है। और फिर जो 3rd स्टेज होता है वो होता है एक साक्षात्कार, जिस साक्षात्कार में देखा जाता है उनके व्यक्तित्व को, उनके मूल्य को, उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, और सबसे ज्यादा देखा जाता है उनके बिहेवियरल पैटर्न को, व्यवहारिक जो चरित्र है, जो किस तरह से वो भारत की जो चुनौती है, प्रशासनिक ढांचा के सामने चुनौती है, उसके लिए वो तैयार हैं या नहीं। तो एक तरह से ये रिक्रूटमेंट का पैटर्न यहाँ तय किया गया था, जो कि बिल्कुल ही आपको मैंने बताया जो ब्रिटेन और बाकी देशों की जो व्यवस्था रही है उसके काफी करीब रही है, क्योंकि जो अमेरिका और बाकी देश मैंने बताया जहां स्पॉइल सिस्टम और इस तरह के प्रावधान रहे हैं उससे भिन्न रही है। अब सवाल उठता है जो ये जो क्वालिफिकेशन और जो रिक्रूटमेंट है उसके साथ एज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस एज ग्रुप, जिस आयु सीमा के भीतर लोगों को रख लिया जाता है, वो आयु सीमा एक ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। 21 से 28 ये ऐसा आयु है जिस आयु में ऐसी उम्मीद की जाती है जो उनको प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति में ढाल सकते हैं। जबकि मैंने बताया जो अमेरिका में बिल्कुल ही आयु सीमा है ही नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी ही है। 50 साल 55 साल के भी लोग प्रशासन के लिए सक्षम माने जाते हैं, यदि वो अपने क्षेत्र में कार्य कुशलता उनकी है, एक्सपर्टीज है, तो वो उस चुनौती के लिए सक्षम है। लेकिन भारत के भीतर ऐसा महसूस किया गया जो नहीं, उनको हम प्रशिक्षण के द्वारा ही तैयार करेंगे। वो स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, जनरलिस्ट होंगे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट की जो भूमिका है उसके लिए भी वो तैयार किए जाएंगे। और इसके लिए महत्वपूर्ण है जो किस आयु में वो प्रशासन से जुड़ते हैं।
और इसीलिए आय सीमा निश्चित की गई और कम आय में उनको लाने के लिए यही कोशिश की गई जिनको हम ढाल सकते हैं। वैसे इस पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद रहा है भारत के भीतर आय सीमा को लेकर के। आज से नहीं, औपनिवेशिक काल से पूरी राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत की थी, एक समय में जो उदारवादी चरण था राष्ट्रीय आंदोलन का, वो सिविल सर्विस में आयु सीमा के आधार पे ही एक तरह से आंदोलन चलता था और एक मांग होता था जो आयु सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि कहा जाता था जो भारत के लोग पढ़ाई बहुत विलंब से शुरू करते हैं, इसीलिए कम आयु सीमा रख करके उनके साथ एक तरह से कहा जो इंसाफ नहीं किया जा रहा, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो एक तरह से वो बहस आज भी है। कई बार आप पाए होंगे जो भारत के भीतर आय बढ़ाई गई और कम की गई है। जब जब ये महसूस किया गया है जो इस प्रशासन को हम प्रोफेशनलाइज करें, इसको हम एक तरह से मैनेजरियल स्किल इसके भीतर दें, तो इसकी आय सीमा को कम कर दी गई। लेकिन ठीक उसी समय हम पाते हैं जो एक तरह से लोगों के मन में एक असंतोष फैला, खास करके ये कहा गया जो ये आय जो सीमा है वो महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो जनता है, अधिकांश जनता गांव में रहती है जहां की शिक्षा की व्यवस्था अभी भी पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं है। लोग विलंब से पढ़ाई शुरू करते हैं और जब तक वो अपना पढ़ाई पूरा करते हैं तब तक ये आयु सीमा जो है उनके विरुद्ध चला जाता है, आयु खत्म हो जाती है उनकी परीक्षा देने के लिए, नियुक्ति के लिए वो सक्षम नहीं रह जाते हैं। और इसीलिए मांग की गई जिस आय सीमा को बढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब यह है जो रूरल और अर्बन जो डिवाइड है, ग्रामीण और शहरी जो अंतर है, वो भारत के प्रशासन में केवल वर्ग और संस्कृति के आधार पे ही नहीं दिखता है, आयु के सवाल पे भी दिखता है। क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो हमेशा से मांग करते रहे हैं जो आयु सीमा को बढ़ा कर रखा जाए, ताकि जो शहर के बच्चे ही नहीं केवल इस परीक्षा में शामिल हों, बल्कि जो ग्रामीण इलाका है उसके भी लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाए। तो एक एज का महत्वपूर्ण जो आयु का जो है वो डिबेट रहा है। अब सवाल उठता है जो रिक्रूटमेंट के ये पैटर्न्स जो हैं वो कई बार इसमें परिवर्तन की कोशिश की गई है। अभी हाल ही में जो एक परिवर्तन की नई सिलसिला शुरू हुई है जिसके तहत ये कहा गया है जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा, जिसमें पहले का जो ढांचा था उसमें जो एक विशेष विषय का जो ज्ञान है उसके साथ एक सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए जो भी इच्छुक है इस प्रशासन में आने के लिए। लेकिन अब नई जो सिलसिला शुरू हुई है उसमें कहा गया है जो नई ज्ञान विषय का जो ज्ञान है उसकी जांच आगे होगी। उस समय मुख्य रूप से उनका सामाजिक अध्ययन जो सोशल जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका रुझान क्या है, उनके रुझान की जांच की जाएगी। और यदि इस दोनों जांच पर वो खरा उतरेंगे तब फिर एक महत्वपूर्ण जो परीक्षा होगा जो कि मेन एग्जामिनेशन कहलाता है, जो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें उनके विषय का ज्ञान जो है वो जांचा जाएगा। जो जिस विषय के आधार पर वो सक्षम हुए इस परीक्षा में देने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षा के बाद, उस ज्ञान में वो कहां तक सक्षम है। तो एक तरह से ये एक नई कोशिश की जा रही है। तरह तरह के परिवर्तन अभी रिक्रूटमेंट के भीतर आने की बात चल रही है, खास करके जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो भारत के भीतर बैठा 2005 में मोइली के नेतृत्व में, उसके बाद इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। एक तरह से कहा जाए तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1990 और 91 के दशक में ही, खास करके जब भारत के भीतर उदारीकरण और भूमंडलीकरण की लहर चली थी। तो उसी समय कहा गया था जो प्रशासन को हम कैसे चुस्त दुरुस्त करें। जब वर्ल्ड बैंक और IMF ऐसे जो फंडिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने नारा दिया तीसरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का, और कहा गया जो नई चुनौती है उसके लिए जरूरी है जो पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसकी क्षमता बढ़े, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। जो पहला है वो है प्रोफेशनलाइजेशन, उसका जो है एक तरह से कॉरपोरेट जो स्ट्रक्चर है, जो मैनेजरियल जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से बाजारू जो अर्थव्यवस्था चलती है उसमें जिस तरह के तंत्र काम करते हैं उसी तरह का तंत्र प्रशासन के भीतर भी लाया जाए, ताकि ये जो नई
धारा चल रही है दुनिया में उदारीकरण और भूमंडलीकरण में, जिसमें प्रतिद्वंदता होगी एक तरह से इस प्रशासन का बाजारू जो तंत्र है, जो मार्केट फोर्सेस जो हैं, जिसमें जिस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसके साथ। तो इसीलिए जरूरी है इनके भीतर में एक प्रोफेशनलिज्म, मैनेजरियल अप्रोच इनका चाहिए। तो ये शुरू हुआ 90 और 91 के दशक में, जब कहा गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की नारा दी गई। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का 2 चरण रहा। एक कहा गया डाउन साइज द गवर्नमेंट, जो सरकार की ढांचा को ही कम कर दें, सरकारी तंत्र के जो फैलाव है उसको कम किया जाए और इनके कार्य को दे दिया जाए, कहा जाए उस समय कहा गया एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, जो सरकार के साथ वो हाथ बटाएंगे और दोनों मिलकर पूरी जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसको चलाएंगे। लेकिन बाद में हम देखें, जो बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF का जो ये स्लोगन था, उसके बावजूद भी जो ये संरचनात्मक जो एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का जो फेज था, उसमें भी जो डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट की जो लहर चली थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। और बाद में हुआ जो नहीं, इसको डाउन साइज नहीं किया जा सकता भारत ऐसे देशों में। ये महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखें, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रोफेशनलाइज करें, उसमें मैनेजरियल स्किल कैसे हम डालें। तो ये एक तरह से 15-20 साल से ये इस तरह की बातें चल रही हैं। और इसीलिए जो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया 2005 में, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही था, जो इस परिस्थिति, इस प्रशासन तंत्र को हम कैसे डालें। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मैंने अभी बताया था, जो एक रिक्रूटमेंट, नियुक्ति, और दूसरा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हम उनकी नियुक्ति में क्या परिवर्तन लाए, और उसके बाद आता है जो उनके हम प्रशिक्षण में क्या परिवर्तन लाए। तो नियुक्ति में परिवर्तन की जो सिलसिला है वो अभी शुरू हुई है, और उसमें एक परिवर्तन जो अभी देखने को मिलता है वो है इसका जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो एग्जामिनेशन था, जो परीक्षा था, उसमें हम परिवर्तन देख रहे हैं। जब लोगों के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने की बात की जा रही है, जो लोगों का एप्टीट्यूड, उनका रुझान क्या है, वो हम जांच करें। अपने विषय में क्या ज्ञान है इसकी जांच हम बाद में कर लेंगे, पहले उनकी रुझान को देखें, जो वो इस कार्य के लिए, इस चुनौती के लिए तैयार है या नहीं। तो एक तरह से ये एक नया इनिशिएटिव है। अब चर्चा ये भी हो रही है, जो हो सकता है आगे चलकर जो विषय का ज्ञान है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, जो हम विषय का ज्ञान नहीं देखेंगे इस नौकरी में आने के लिए। हम ये जांच करेंगे जो उनका जो मनोदशा है, उनका जो चिंतन है, उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो व्यवहार, उनकी जो व्यवहार है, वो प्रशासन की चुनौतियों को सामना करने के लिए अनुकूल है या नहीं। और इस अनुरूप हम पूरे नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलेंगे। लेकिन अभी वो प्रक्रिया हम अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की चर्चा चल रही है। तो एक तरह से ये रिक्रूटमेंट का है। जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है ट्रेनिंग का, जो प्रशिक्षण का, जो शुरू से ही हम बताएं, जो प्रशिक्षण एक अहम सवाल रहा है। कहा गया जो ठीक है, क्लास बैकग्राउंड का एक समस्या रहा है, जो कि मैंने बताया, जो शहर के अंग्रेजी क्षेत्र, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हुए, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान रखने वाले लोग। ओके, माफ करेंगे, क्वेश्चंस हैं, हम दर्शक से क्वेश्चन है उनका लेंगे क्वेश्चंस। एकेडमी का स्टाफ कॉलेज नागपुर से हैं। जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर नीलम तिखा नागपुर से बोल रही हूँ। नमस्कार, सवाल पूछिए। What is your take, since nowadays the authority of this IAS officers has been very limited, and they have to work in a very restricted system. So do you still feel that people should opt for IAS as a career? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका, क्योंकि जब ऐसे समय में जब लिमिट किया जा रहा है उनके अथॉरिटी को, पावर को, तो ऐसे में लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इनफैक्ट my response to your question would be like this, that it is true that the authority is being limited, and naturally so, because this authority, I mean this entire administrative structure functions within a democratic setup, and in democracy the ultimate authority lies with the people, and they are public servants. So that way, there has to be a change of mindset, there is change of hierarchy, there is change of authority system. So there is no doubt about it.
So far, the other part of your question, that whether the younger generation should go for this job or not, I mean, it depends on the person to person. I mean, they have to decide, because they have to first of all take it in a new context. It is not old colonial Mindset. structure which we are now going to carry forward. It is a new setup. I mean, the challenges are there. It depends on the motivation. That's why this importance of aptitude test. If motivation is to serve the society, if motivation is to show commitment for the values of the Constitution, then I think one should come forward and go for this examination and for this responsibility. But if the motivation or the purpose is simply to wield power, to function as autocrat, the earlier conception which was associated with the Indian Administrative Service, then I think perhaps this is not going to be the right place for such people. For them, it's a disappointing It sort will of be thing. highly disappointing, highly frustrating, and for such people, I think that this administrative machinery in the new setup perhaps is not the ideal place to come. Okay. So I think they have to decide. Okay, but still, it's a good forum for those who go for the for serving the people. Yeah, and not- definitely, it's a very good forum in the sense that it perhaps the only forum still available in India which gives you opportunity, to deal with number of challenges, to meet different types of people, different types of societies, and to also implement some of your own vision. I mean, vision, of course, which is in tune with the constitutional vision. Then you have that space to experiment with your ideas. Right. Because there you cannot simply talk in terms of theory, in terms of ideas, but you can also get the opportunity to see their implementation. So I think that this is a good space, good forum, To translate ideas ideas action. into action, but depending that how you look at this challenge. Okay. Okay. Now you continue with the training portion of Yeah. So the training part, जो मैं बता रहा था, प्रशिक्षण का जो सवाल है वो शुरू से महत्वपूर्ण रहा है, और इस प्रशिक्षण इसीलिए महत्वपूर्ण रहा जो भारत ऐसे समाज में, जो कि शुरू से मैंने कहा, जो ये जो वर्ग था, प्रशासनिक वर्ग, उसका आधार बहुत ही संकुचित था, नैरो था। अंग्रेजी भाषी, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी स्कूल से पढ़े लिखे लोग जो शहर में रह रहे थे, वही एक समय में, अंग्रेजों के समय में इस प्रशासन में आए, और बाद में बहुत लंबे अरसे तक वही परंपरा चली, जो मैंने बताया, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल। यदि फर्स्ट जनरेशन किसी का नहीं है तो मानता था जो दूसरा जनरेशन के लिए मुश्किल होगा इस तंत्र में जाने की, और यही एक सबसे बड़ी आलोचना भी रही, जो ये समाज के समस्याओं से नहीं जुड़ रहा है, ये प्रशासनिक तंत्र। और प्रशिक्षण को माना गया, जो ये प्रशिक्षण जो है वो इस चीज को बिल्कुल ही नगण्य कर देगा, ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जो आप कहाँ, किस वर्ग से आ रहे हैं, आप किस शिक्षा पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। यदि आपको ठीक ढंग से समुचित आपको प्रशिक्षण मिल जाए तो आप भारत के समस्याओं के लिए तैयार कर लिए जाएंगे, इसीलिए आय भी महत्वपूर्ण था। तो इस ट्रेनिंग में दो तीन स्टेजेस में इस ट्रेनिंग की बात की गई। एक तो पहला स्टेज जो प्री एंट्री स्टेज था। प्री एंट्री मतलब जो आप नौकरी में आने से पहले जो आपको ट्रेनिंग मिलता है, वो कहाँ मिलता है ट्रेनिंग? तो वो मिलता है आपको विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, क्योंकि आपको जिस शिक्षा के आधार पर आप इस परीक्षा में या इस नियुक्ति के लिए सक्षम हैं, वो आपको 15 साल तक तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है। एक तरह से कहा जाए जिसको कहते हैं लिबरल एजुकेशन, जिसमें कि आपको एक नागरिक के हैसियत में तैयार करता है, केवल नौकरी के लिए नहीं तैयार करता है, एक नागरिक के रूप में तैयार करता है। तो पहला ट्रेनिंग माना गया जो 15 साल आप हासिल कर लिए, इसीलिए 15 साल के बाद आपको माना गया जो आप सक्षम हैं इस परीक्षा में या इस नौकरी के लिए आने के लिए। दूसरा कहा गया पोस्ट एंट्री। पोस्ट एंट्री जब आपका चयन हो जाता है तब आपका प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण कहाँ होगा? तो वो होगा खास इंस्टीट्यूट्स में, और उसमें दो तरह के प्रावधान किए गए। एक किया गया जो एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि विभिन्न तरह के नौकरी में जाने वाले लोग एक साथ उनको तैयार किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कुछ मौलिक चीजों में जो सबके लिए अनुकूल रहेगा। एक जनरल आउटलुक तैयार किया, नेशनल आउटलुक जो और फिर जब वो आउटलुक आपका तैयार हो गया 6 महीने में या 5 महीने में, फिर आपको अपने
जो कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप आपको प्रशिक्षण के केंद्र जो है वहां पर भेज दिए जाएंगे। फिर उसका तीसरा स्टेज है, जब वो आप प्रशिक्षण हासिल कर लिए तब फिर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होगा, जिसमें आपको क्षेत्र में भेज दिया जाएगा और जिस तरह के कार्य के लिए आपका हुआ है चयन, उस कार्य के माध्यम से अपने जो आपके सीनियर्स होंगे उनके भीतर रहकर आप अपने कार्य को जानने का कोशिश करेंगे। तो एक तरह से एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हमेशा प्रशिक्षण के लिए। फिर ऑन द जॉब जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जब तक आप रिटायर नहीं करते हैं। समय समय पर आपको ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है, आपको कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है, सेमिनार्स में आप जाते हैं, पेपर्स लिखने के लिए आपको मौका मिलता है। तो एक तरह से ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है, समय समय पर जिस तरह की चुनौती से आप जूझ रहे हैं, उस चुनौती से जो अनुभव पा रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर आपका प्रशिक्षण चलता रहता है। तो ये 3 स्तर पर जो है प्रशिक्षण की बात की गई। लेकिन जो 3 में से जो 2-3 महत्वपूर्ण था, एक था पहला ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस, दूसरा था ट्रेनिंग बाय फॉर्मल एजुकेशन, जो कि मैंने बताया जो कि यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक चलता है, जिसमें कि क्लासरूम लेक्चर हुआ, सेमिनार्स हुआ, ग्रुप डिस्कशंस हुआ, कॉन्फ्रेंसेज हुए, पेपर राइटिंग हुआ, जो कि यूनिवर्सिटी सिस्टम से बहुत भिन्न नहीं रहता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसी का एक तरह से कह सकते हैं जो एक वो कंटिन्यूटी है, एक्सटेंशन है। तो ये दोनों में महसूस किया गया है जो ट्रेनिंग बाय जो एक्सपीरियंस है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अभी जो नया प्रशासनिक सुधार आयोग आया है उसने इस पे बल दिया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। उसने कहा है जो प्रमोशन, जो कि सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है जो प्रशासनिक तंत्र में, खास करके लोक प्रशासन जो है। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज नागपुर। नमस्कार मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है बोलिए। IAS बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट, ये तो बेसिक मुख्य अपने रूप चॉइस से पर निर्भर करता है, चॉइस पे डिपेंड करता है। और शायद उनका ये कहना है कि कुछ सब्जेक्ट में स्कोर अधिक होता है, इसके कारण जो इजी माना जाता है। लेकिन ऐसा है जो समय समय पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोशिश होती है जो कोई भी विशेष सब्जेक्ट को ज्यादा तरजीह न मिल जाए और बाकी सब्जेक्ट अपने को नेग्लेक्टेड फील न करें, तो उसमें तरह तरह के वो कोशिश उनके माध्यम से होते रहता है जो तमाम विषयों को एक स्तर पे रखा जाए। लेकिन अब सवाल उठता है जो ये डिपेंड करता है जो कौन से छात्र किस विषय को लेकर के वहां जाते हैं, किस विषय के लिए उनका रुझान है, किसमें उनकी दिलचस्पी है, कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हमको लगता है ये व्यक्ति विशेष पे ही निर्भर करेगा। ऐसे उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल हम लोग ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट रहेगा यूपीएससी के लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हिस्ट्री कैसा रहेगा, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, बाद विभिन्न विषयों की क्या रिलेवेंस है और किस तरह से उसमें अच्छा मार्क्स है, उस पर भी हम लोग लेक्चर करेंगे, तो कल आप सुन सकते हैं। बाकी जो व्याख्यान होगा इस सीरीज में वो इन चीजों को उठाएगा। आज का व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है जो पूरी जो प्रशासनिक तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसको समझने का और उसके जो बदलते स्वरूप रहे हैं औपनिवेशिक काल से लेके स्वतंत्रता के बाद तक, यह पीटी के लिए लाभदायक साबित होगा। ये नई जो चुनौती आ रही है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, उसका चेंजिंग रोल क्या है, कैसे हम इसको देख सकते हैं। विषय विशेष जो है वो कल के बाद के जो कल हम लोग ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे, उस पे परसों फिर हम लोग हिस्ट्री पे, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे करेंगे। तो इस प्रकार के विषयवार चर्चा हम लोग रखेंगे कैसे उस प्रकार करते हैं। तो आप बिल्कुल। तो ये जो ट्रेनिंग का एक सवाल जो था ये काफी महत्वपूर्ण था, और ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस जो है ये काफी महत्वपूर्ण चीज माना जाता है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसीलिए मैंने बताया है जो पहला जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने भी इस चीज पे बल दिया था, और अभी जो 2005 में आया एक दिल्ली से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था पेपर का फॉर्मेट कैसे होता है, उसमें कितने स्टेजेस के पेपर देने होते हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट क्या प्रश्न है? जैसे फॉर्मेट अभी चेंज हुआ है तो उसका क्या फॉर्मेट है?
जी सर पेपर का फॉर्मेट कितने स्टेज के पेपर होते हैं, कितने काइंड ऑफ पेपर होते हैं सर इसमें? मैंने तो शुरू में जिक्र किया था जो परिवर्तन अभी सिलसिला शुरू हुआ है, पूर्ण रूप से सारे परिवर्तन सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी एक जो महत्वपूर्ण लेकिन परिवर्तन है इनका पूछना है सिंगल पेपर में, तो उसमें 2-4 तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव हुए, अच्छा वो एक मैचिंग टाइप हुआ, एक असर्शन रीजन हुआ, तो इस तरह से 3-4 तरह के फॉर्मेट मेनली होते हैं। MQS मल्टीपल चॉइस, फिर कुछ कंप्रिहेंशन पार्ट होता है, एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरह के होते हैं। आप पिछले वर्षों को अगर क्वेश्चन देखें तो आपको एक अनुमान लग सकता है कि क्या पैटर्न है। बिल्कुल जी। तो एक तरह से जो हम प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, तो प्रशिक्षण का जो 4-5 महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रहता है, एक है इम्पार्टिंग वैल्यू, जो मूल्य है वो दिया जाए प्रशासन के भीतर। दूसरा है, यहाँ ये भी समझा देना होगा कि मूल्य जो है से राष्ट्रीय मूल्य, न कि वही हम बता रहे हैं जो मूल्य जो बहस चली थी, जो मैं शुरू में ही बोला था, वचनबद्धता और निष्पक्षता के बीच में संवैधानिक मूल्य और राष्ट्रीय और यहाँ मूल्य। पे कहा गया है जो यदि मूल्य भी जो वचनबद्धता भी है तो संवैधानिक वचनबद्धता होती है। किसी राजनीतिक दल की जो अमेरिका के बारे में मैंने बताया था, तो अमेरिका में है दल की वचनबद्धता होती है, व्यक्ति की वचनबद्धता होती है। भारत में सामाजिक मूल्य की वचनबद्धता। और 70 में जब इंदिरा गांधी और जब जीवनराम ने नारा दिया था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का, तो काफी आलोचना हुई। तो क्या वचनबद्धता मतलब राजनीतिक दल की वचनबद्धता की बात की जा रही है। उन लोगों ने भी अपने विचार को साफ किया था और कहा था कि नहीं, हम वचनबद्धता से मान रहे हैं, जो हमारी संवैधानिक मूल्य जो है उसके लिए वचनबद्ध हो। हम औपनिवेशिक तंत्र के तरह तटस्थ प्रशासक नहीं चाहते, हम वचनबद्धता चाहते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा है सेक्टरल मैनेजमेंट, जो ट्रेनिंग का पार्ट है। कई तरह के सेक्टर्स हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो बेसिकली समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं, उसके लिए किस तरह से उनको तैयार करें, ताकि उस तरह का यदि उनको दायित्व मिलता है तो कैसे उसका निर्वहन वो करेंगे। तो सेक्टरल चैलेंजेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के भीतर में तरह तरह की चुनौतियां हैं। एक दिल्ली से और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर जी सवाल पूछिए। सर मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो केमिस्ट्री और एक बॉटनी मेंस के लिए। तो सर उनकी भी बुक्स कौन सी अच्छी रहेंगी, कैसा पता चले? केमिस्ट्री और बॉटनी आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रश्न क्या है? कौन सी किताब चाहिए? कौन सी किताब चाहिए? आपको ये व्याख्यान अभी मिलेगा कल के बाद, आपको जो आएंगे और एक्सपर्ट्स वो आपको बताएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एरियाज कौन है, पढ़ना चाहिए, क्या नहीं उसमें पढ़ना क्या चाहिए। आपको अध्ययन का मटेरियल क्या है उपयुक्त, वो उस पे आपको आज एक जनरल आउटलाइन, जनरल अंडरस्टैंडिंग प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, ट्रेनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है। जैसे आप इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं तो आपको मालूम है कि डॉक्टर बनेंगे, अगर हार्ट का डॉक्टर बनेंगे तो हमें क्या करना है, किडनी का डॉक्टर है तो क्या करना है। तो उसी प्रकार अगर प्रशासक आप बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वहाँ कैसी चुनौतियां को सामना करना पड़ेगा, इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। विषयवार चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो फिर ट्रेनिंग का एक और उद्देश्य होता है, जो भारत के भीतर जो प्लानिंग व्यवस्था चल रहा है, खास करके जिस तरह से ग्रास रूट प्लानिंग होता है गांव में, पंचायतों में, उसके लिए कैसे हम तैयार करें। क्योंकि पहले प्लानिंग ऊपर से होता था, अब नीचे से उम्मीद की जाती है। तो एक तरह से वो प्लानिंग के लिए हम तैयार करें। और फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेज, प्राकृतिक जो संपदा है उसको कैसे मैनेज करें। तो ये तमाम बिंदुओं पर हम कोशिश करते हैं जो प्रशिक्षण के माध्यम से अपने प्रशासक को तैयार करें। अब उसी से जुड़ा हुआ प्रमोशन है, ट्रेनिंग के साथ, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के साथ प्रमोशन। जो मैंने बताया, अब कोशिश हो रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल हो। पहले था जो फिक्स था, आप नौकरी में चले गए, 10 साल के बाद आपको ये मिलेगा, 15 साल के बाद ये मिलेगा, 20 साल के बाद ये मिलेगा। तो एक तरह से लोगों का कहना था ये अक्षमता को जन्म देता है, लोग अक्षम हो जाते हैं। अक्षम इस तरह से हो जाते हैं जो वो मानते हैं जो हम करें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं ना बढ़ाएं, एक निश्चित समय पे हमें जो मिलना है वो मिलेगा। अब कोशिश की जा रही है जो उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रमोशंस हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल। और यदि आपका अनुकूल, समुचित आपका नहीं है आपका कार्यशैली, तो आपको व्यवस्था से बाहर जाने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। तो इस तरह के इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स दोनों की बात की जा रही है, जो नए परिवर्तन जो आ रहे हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, उसी अनुरूप यहाँ भी कोशिश की जा रही है इंसेंटिव्स दिया जाए लोगों को काम करने का, और नहीं करने पे उनको डिसइंसेंटिव्स भी दिया जाए।
जो ऐसा नहीं जो आप आ गए सरकारी तंत्र में, मतलब आप जब तक रिटायरमेंट तक आप वैसे ही बैठे रहे। तो ये सब कोशिश हो रही है जो हो, जैसे कि पहले का था सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पर एनुअल जो रिकॉर्ड सीनियर्स लिखते थे, जजमेंट ऑफ द सुपीरियर्स जो था वही काफी होता था। अब इस चीज के बदले उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके जो कार्य हैं वो बोलेगा आपके परफॉर्मेंस के बारे में। सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस भी होंगे लेकिन वो कम होंगे। उसके लिए भी अलग मेथड डेवलप किया जा रहा है करने की 360 डिग्री परफॉर्मेंस क्या ये सब चीजें जो है वो नया दृष्टिकोण है, जो कि आपको मैंने बताया पहले, प्रोफेशनलिज्म और मैनेजरियलिज्म का ही पार्ट है, मैनेजरियल अप्रोच जो है। अब सवाल है जो नए जो चुनौती हैं सामने, जिसमें कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हुई थी। अब दूसरा है जो ई गवर्नेंस की बात हो रही है, खास करके जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आया है उसके बाद जो ई गवर्नेंस का है, जिसमें पूरे नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशासन को चलाना, उसमें उसका अकाउंटेबिलिटी। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया है 2005 में, जिसमें अकाउंटेबिलिटी के नए स्वरूप आ गए हैं। फिर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो आ गया है पंचायती राज के बाद। फिर जो अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का जो सवाल आया है, खास करके ओम्बुड्समैन का जो लोक आयुक्त और लोकपाल की जो बात हो रही है। पहले था केवल पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो इसी के माध्यम से चलेगा। अब तरह तरह के प्रावधान होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसके माध्यम से इस चीजों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कि लोकपाल महत्वपूर्ण है, राइट टू इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। दूसरा है, पहले वेलफेयर स्टेट की बात की जाती थी, कल्याण की, लोक कल्याणकारी राज। अब हम कल्याण से अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट बेस्ड अप्रोच फ्रॉम वेलफेयर। अब राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू फूड की बात की जा रही है। तो लोगों को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये नहीं है जो कल्याण के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, हम लोगों के अधिकार होंगे और उनको इंफॉर्मेशन लेने का भी अधिकार है। तो अब प्रशासन को इन अधिकारों के साथ अपने आप को जोड़ना होगा भारत के पृष्ठभूमि में। ये एक नई चुनौती है और इसीलिए महसूस किया गया है जो पूरे प्रशासनिक तंत्र को नियुक्ति, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दोनों ही स्तर पर एक मौलिक परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और उसी दिशा में भारत बढ़ रहा है। ओके, तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से प्रशासन की भूमिका बदल रही है, प्रशासन की प्रकृति बदल रही है और हर दिन एक नए दौर से एक नए चैलेंजेस को सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी इन चीज़ों को में फिट बैठते हैं, आपको लगता है कि आप ये सब ऐसा कर सकते हैं, तो जरूर एज एडमिनिस्ट्रेटर आप अपना करियर अपना सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बताया कि विषयवार चीज़ों में और इस पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग, अगर आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय एक रखते हैं तो उसमें क्या संभावना है, किस तरह से उसको आप टैकल करें, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे, फिर हिस्ट्री और अन्य सोशियोलॉजी वगैरह विषयों पर भी चर्चा होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आप लोगों को एक सामान्य अवधारणा, सामान्य रूपरेखा देने में काफ़ी सफल साबित हुआ और लाभदायक साबित होगा। आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर सतीश झा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सिविल सर्विसेज के बेसिक प्रीमिसेस को हम लोगों के सामने रखा। थैंक यू वेरी मच।